हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आपकी एग्ज़ाम आ गई है बहुत जल्दी, आपको अच्छे से प्रिपरेशन आपको करना है। ओके, तो मैं हूँ आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हैं तो ये आपका जो मेजर फर्स्ट पेपर होता है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है। ओके, और पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी क्या है, किसने दी थी। तो कुछ यहाँ पर कुछ आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद करने रहेंगे कि कौन कौन से डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की है। ओके, क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू भी आते हैं एग्जाम में। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेल थ्योरी दी थी स्लीडेन एंड स्वान ने। ओके, तो इनकी यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी जो है वो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हमारी पूरी लाइफ की बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे रॉबर्ट हुक इन 1665। उन्होंने क्या किया था कि कॉर्क की एक स्लाइस ली थी और उसमें उन्होंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिखे थे हनीकॉम्ब जैसे। ओके, जो मधुमक्खी का छाता होता है उस तरीके का उनको स्ट्रक्चर दिखा था। तो इसे उन्होंने कहा था सेला। ओके, और सेला का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट। तो इसी से एक टर्म आया था सेल। ओके, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने सबसे फर्स्ट यहाँ पर डेड सेल को डिस्कवर किया था। ओके, लिविंग सेल को नहीं किया था। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिस्ट आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इन 1674। ओके, इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ओके, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ लिविंग सेल। इसके अलावा इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि इन्हीं ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप भी बनाया था। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था तो उसी के अंदर उन्होंने देखा कि जो रनिंग वाटर होता है उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको दिखे थे, तो वो लिविंग सेल्स थी। ओके, इसके अलावा उन्होंने ब्लड सेल को भी देखा था। ओके, और स्पर्म सेल को भी देखा था। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को उन्होंने सेल को वहाँ पर डिस्कवर किया था, देखा था, एब्जॉर्ब किया था, इसीलिए उन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिस्ट हैं स्लीडेन। स्लीडेन ने यहाँ पर डिस्कवरी की थी 1838 में। उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, ये एक बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट केवल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी सेल से बने हुए होते हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, लेकिन यहाँ पर जो स्वान है 1839 में उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं ये एक जूलॉजिस्ट थे स्वान। इन्होंने जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया और उन्होंने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी मिलकर बने हुए होते हैं सेल से। तो स्लीडेन और स्वान दोनों को कंबाइन करके ही यहाँ पर सेल थ्योरी दी गई थी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे रुडोल्फ विर्चोव। तो इनके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे 1855 में उन्होंने कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल होती है वो ऐसी सेल से मिलकर बनी हुई रहती है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो। ओके, तो जितनी भी सेल होती है वो किससे बनी रहती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओके, अराइज होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे सेल थ्योरी। तो एक क्लासिकल सेल थ्योरी है जिसके बारे में आप देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी जीवन की मूलभूत इकाई होती है जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल बनती है वो किससे बनती है, जो ऐसी सेल जिससे जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो। ओके, नेक्स्ट फिर आप देखेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी आई। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन सेल।
जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए, तो ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स इन सेल, कि जो सेल होती है उसी के अंदर हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सभी सेल के अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेल हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन सेम होगा। ओके, और नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होता है, एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स, इसी के अंदर एनर्जी भी बनती है एटीपी के फॉर्म में और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर भी होती है। ओके, तो ये पूरी थी सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ओके, अभी यहाँ पर आपको केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपको अच्छे से डायग्राम बनाकर ही आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके, यहाँ पर मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी, डिफरेंस के फॉर्म में अगर आया तो भी आप लिख सकते हैं, या फिर अलग से अगर लिखने के लिए आता है तो भी आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम फीचर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का। तो न्यूक्लियस की अगर आप बात करेंगे, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। ओके, तो प्रिमिटिव स्टेज में जो सेल होती है वहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ओके, अगर आप साइज की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, उनका साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो ये लार्ज होती है, बड़ी होती है, इसका साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। डीएनए की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो वहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। ओके, लेकिन अगर आप बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लीनियर फॉर्म में होता है और हिस्टोन प्रोटीन से आसपास रैप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, अगर किसी ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। अगर आप बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट आप बात करेंगे सेल डिवीज़न की, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल डिवीज़न किस टाइप से होता है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर होता है बाइनरी फिजन। ओके, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे सपोज आप देखेंगे कि ये एक सेल है, तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्रुप बनती है और धीरे से ये दो सेल के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ओके, लेकिन अगर आप बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर होता है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल के अंदर। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे सेल वॉल की, तो ये बाहरी लेयर होती है। ओके, कोशिका भित्ति होती है जो इसको सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जितने भी प्लांट्स होते हैं केवल प्लांट्स के अंदर सेल वॉल रहेगी, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। ओके, तो प्लांट की सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज से और एनिमल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है 70S टाइप का। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, ये होती है एक स्वेडबर्ग यूनिट। अगर आप बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है 80S टाइप का राइबोसोम। अगर आप फ्लैजेला की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यहाँ पर होता है सिंपल स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेले का, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको देखना है और सेल मेम्ब्रेन का पूरा आपको यहाँ पर फंक्शन भी देखना रहेगा। तो इसे आप कह सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आपको ये लिखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की अगर आप बात करेंगे तो सेल वॉल के बाद वाला ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, ये होती है थीन होती है, पतली होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये होती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ये कुछ सब्सटेंस को ही अपने इनसाइड आने देगी या फिर अपने आउटसाइड जाने देगी। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये सेल के सराउंडेड प्रेजेंट होती है, सेल के आसपास प्रेजेंट होती है, और सेल के मूवमेंट के लिए को भी क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। कोई भी सब्सटेंट है उसका मूवमेंट अगर होना है तो उन सब चीज़ों को क्या करेगी, ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ओके, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए यहाँ पर दिया है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट यहाँ पर, सिंगर एंड निकोलसन। ओके, इन 1972 के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी रहती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और बीच में कुछ प्रोटीन इसके अंदर धसे हुए होते हैं। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखो ये यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये एक लिपिड है फॉस्फोलिपिड की, और ये सेकेंड लेयर होती है। ओके, इस टाइप से होता है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन यहाँ पर अंदर की साइड में यहाँ पर धसे हुए होते हैं, कुछ इसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, ओके, ये हेड है, ये इसका हेड होता है। ओके, अलग से हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो ये इसका हेड होता है। ओके, और ये इसकी टेल होती है। जो हेड होता है तो वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैं कवर कर चुकी हूँ पूरे फुल वीडियो के अंदर, हमने पूरा पढ़ा है। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के पर्पज से। ओके, आपकी एग्जाम आ गई है तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है और हेड वाला पोर्शन होता है वो कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है और कौन सा हाइड्रोफिलिक होता है, सभी को कमेंट करके बताना है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर जो यहाँ पर कुछ प्रोटीन धसे हुए रहते हैं तो उसको आप बोलते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, और कुछ सेल की सरफेस पर, इसकी मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसे आप कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक क्योंकि ये एक्सटर्नल साइड में है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होते हैं जो अंदर की साइड में होते हैं, इन साइड में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ यहाँ पर प्रोटीन भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको यहाँ पर ये प्रोटीन दिख रहा है, यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। ओके, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर लिपिड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे आप कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ओके, ग्लाइको प्लस लिपिड, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड कहते हैं आप अगर लिपिड से जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे आप कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे इसके फंक्शन की अगर आप बात करते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ओके, ये कुछ सब्सटेंस को ही, सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने इनसाइड या अपने से आउटसाइड जाने देने की परमिशन देगी। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, क्योंकि ये आउटर लेयर होगी तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी और पूरे सेल के स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे सेल के कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है। जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो सेल जो रहती है, सेल सिग्नलिंग आपने पढ़ा था,
कि सेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि सेल सिग्नलिंग के अंदर आपने देखा था कि एक सेल दूसरे सेल के साथ में कम्युनिकेट करती है कि उसको किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पर सेल के ऊपर क्या रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं, तो वो वहाँ से जाकर बाइंड करते हैं और उससे सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो इसीलिए क्या करती है, सेल की कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन, कि मतलब पहचानने का भी काम करती है, बहुत सारी चीज़ों को पहचानेगी, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, कोई अदर सेल जो है तो उसको हर चीज़ों को यहाँ पर ये पहचानने का काम भी करती है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के अंदर। ओके, तो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करने में हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी आपको डायग्राम बनाना है। इसके पहले हमने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखी तो उसका भी पूरा आपको डायग्राम बनाकर अच्छे से लेबलिंग करना है और सिस्टमेटिक आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। ओके, ताकि मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ओके, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है और इसका पार्ट सेकंड भी आपको देखना है जो बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम का 80% पार्ट कवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप देखते हैं यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की जो कैसी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ओके, बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आउटर साइड में एक सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, और अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। ओके, और यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है तो वो यहीं पर कहीं होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो उस रीजन को आप बोलते हो न्यूक्लियर रीजन। ओके, जहाँ पर यहाँ पर क्या रहेगा, डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं पीली। ओके, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टेल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसे हम कहते हैं फ्लैजेला। ओके, और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। ओके, आउटर सेल वॉल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अंदर की साइड में होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और राइबोसोम भी जो रहता है वो होता है 70S टाइप का। इसके अलावा यहाँ पर रहेगा साइटोप्लाज्म। ओके, और ये होता है इसका डीएनए। ओके, तो इस टाइप से आपने यहाँ पर देखा कि ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ये फ्लैजेला भी होता है, फ्लैजेलम भी आप लिख सकते हैं। एक फ्लैजेलम रहता है, बहुत सारे रहते हैं तो फ्लैजेला रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने यहाँ पर देखा। अब इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती है। तो सेल इन्वेलप होता है। ओके, सेल इन्वेलप मतलब आउटर कवरिंग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल इन्वेलप रहता है ये बना हुआ रहता है, एक कैप्सूल होता है। ओके, सेल वॉल होती है। ओके, और सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये तीन चीज़ इसके अंदर कवर होती है। ओके, सबसे आउटर जो कवरिंग रहेगी वो कैप्सूल होगा, फिर सेल वॉल होती है और उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेमी लिक्विड होता है। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। ओके, सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। बहुत सारे इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ओके, और ये जो होता है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इस सेल जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे न्यूक्लियोइड रीजन की, तो न्यूक्लियोइड रीजन जो रहता है इसके अंदर कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो जिस एरिया में डीएनए प्रेजेंट होता है उसी को आप कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इर्रेगुलर रीजन कंटेनिंग डीएनए।
ओके, इरेगुलर होता है, पूरा प्रॉपर रेगुलर नहीं होता है, ओके, और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर नोट इनक्लोज बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे अगर आपने देखा था यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर रीजन रहेगा यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट आप अगर बात करेंगे राइबोसोम की, तो राइबोसोम इसका स्मॉल पार्टिकल वेयर प्रोटीन आर मेड। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तभी तो राइबोसोम को आप क्या बोलते हो, प्रोटीन फैक्ट्री, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, और इसके अंदर जो होता है वो 70 टाइप का राइबोसोम होता है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे बैक्टीरियल राइबोसोम आर स्मॉलर देन दोज इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम रहता है उससे ये छोटा होता है राइबोसोम, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करेंगे प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पीसेस, ओके, डीएनए के छोटे छोटे पीस होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं ये, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कैरी एडिशनल जीन्स, ओके, ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे फ्लेजेला की, तो फ्लेजेला जो रहता है एक लॉन्ग टेक जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करेंगे कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये कोई भी बैक्टीरियल सेल है, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा फ्लेजेला। नेक्स्ट आप बात करते हैं पीली की, तो पीली जो रहते हैं शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, और ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को भी दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके, दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच करने में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे इंक्लूजन बॉडी, तो इंक्लूजन बॉडी जो रहती है वो क्या होती है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं, जैसे आप देखेंगे ग्लाइकोजन, लिपिड, इन सबको ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल के कितने टाइप्स होते हैं। आपको क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछा जाए, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में और बहुत जल्दी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको करना है, अच्छे से पूरा आपको डिटेल में आपको सारे पॉइंट्स लिखने रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स की हम बात करेंगे, तो सेल वॉल प्लांट के अंदर भी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज से बनी रहती है, और इसका काम क्या रहता है, ये बहुत स्ट्रांग होती है, ओके, और इसके अलावा ये कैसी होती है, कठोर होती है, रिजिड होती है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकन से, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में होती है सेल वॉल, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करेंगे फंगी की, तो फंगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी रहती है काइटिन से, और ये टफ वॉल होती है, ओके। नेक्स्ट आप बात करेंगे एल्गी की, तो एल्गी की बनी रहती है सेल वॉल सेल्यूलोज से या सिलिका से, ओके, और ये वेरिएबल होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आरके की, तो यहाँ पर ये किससे बनी रहती है, प्रोटीन से बनी रहती है, या फिर स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी रहती है, ओके, और ये इसका स्ट्रक्चर एक अलग ही होता है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है, ओके। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके फीचर हम देखेंगे। तो कलर की अगर आप बात करेंगे कि जब आप इसको स्टेन कर देते हो, ओके, स्टेन करना मतलब उसको कलर करना, ओके, तो हम यहाँ पर जैसे उसको स्टेन करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव का कलर जो होता है वो हो जाता है पर्पल कलर या फिर वायलेट कलर, और ओके, और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसका कलर हो जाता है पिंक या रेडिश कलर। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर थीन होती है, पतली होती है, ओके। अगर आप आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर अब्सेंट रहेगा, और ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपको डिटेल में करना रहेगा, ओके, और डायग्राम हमेशा बनाना है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर थिकोइक एसिड की, तो जो ग्राम पॉजिटिव रहता है इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ग्राम नेगेटिव के अंदर अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस की। पेरीप्लाज्मिक स्पेस खाली स्पेस होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल होता है या फिर अब्सेंट रहता है, ना के बराबर होता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसके अंदर ज़्यादा रहता है, लार्ज होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो लेस रेजिस्टेंस होते हैं, थोड़े से कम रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये मोर रेजिस्टेंस होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल होता है स्टेफाइलोकोकस, ओके। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसका एग्जाम्पल होता है ई कोलाई, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर डायग्राम भी बनाया गया है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डायग्राम यहाँ पर बनाया है, आपको इसको अच्छे से देखना है, ओके, और अच्छे से आपको बनाना रहेगा। हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये, और इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनती है, एटीपी बनती है, एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर एटीपी बनेगी, ओके, और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या करती है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं आप, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है, एटीपी। अगर आप यहाँ पर इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और परमेबल होती है, ओके। परमेबल का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अपने इनसाइड भी आने देगी और बाहर की साइड में भी जाने देती है, पारगमी झिल्ली जिसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कि इसके इनर मेम्ब्रेन जो होती है तो कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, घुमा हुआ फोल्ड करा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं सिस्टर्ने, ओके। तो ये कैसा होता है, हाईली सिलेक्टिव होता है, ओके। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे सिस्टर्ने की, तो ये जो सिस्टर्ने होता है ये इनर मेम्ब्रेन होती है, इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर ही रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये क्या काम करता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, एटीपी के उत्पादन के लिए ये क्या करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, ओके। तो मैट्रिक्स जो रहता है ये क्या होता है, सेल के इनसाइड होता है, ओके, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन होती है ये, ओके। इनर मेम्ब्रेन की इस साइड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर होता है डीएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसे आप कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ओके। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस रहेगा उसे आप कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ पर हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ये देखो इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ओके। और ये जो खाली स्पेस है तो इस स्पेस को आप कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर कुछ पोरिन्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होते हैं, ओके। और यहाँ पर एक जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे आप कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, सेमी, यहाँ पर आप कहते हैं इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, ओके। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम भी है। कौन सा होता है इसके अंदर, राइबोसोम 70S टाइप का होता है, ओके। सेल के अंदर तो होता है 80S टाइप का राइबोसोम, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वो होता है 70S टाइप का, ओके। ये कैसा ऑर्गेनल होता है, सेमी ऑटोनोमस, ओके। अगर आप इसके फंक्शन की बात करोगे तो ये इसका फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन। तभी तो आप इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं आप इसे। नेक्स्ट आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एपोप्टोसिस में भी बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एपोप्टोसिस होता क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, एक तरह की सेल डेथ होती है। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या करता है, हीट प्रोडक्शन भी करता है और स्टोरेज का भी काम करता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर भी आपको देखना है और साथ में उसके फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स and flated sac present in cytoplasm involved in synthesis and transport of protein and lipids। ओके, ये जो रहता है कुछ ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कुछ फ्लैटेड सैक इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अभी यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर टू टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो बनाता है प्रोटीन, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है लिपिड। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, ओके, और न्यूक्लियर इनवलप, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के बाहर के साइड में ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पर आपको ये जो ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है यही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कुछ आपको ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है और इसकी सरफेस आपको रफ दिखेगी। यहाँ पर आपको ये तरह से ये कैसी दिख रही है, रफ दिख रही है। रफ क्यों हो जाती है इसकी सरफेस, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। ओके, राइबोसोम के कारण इसकी सरफेस हो जाती है रफ। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है इसके अंदर कोई भी सरफेस आपको रफ नहीं दिख रही है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये बहुत स्मूथ है। ओके, इसीलिए आप इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये जो होती है ये क्या बनाती है, ये बनाती है लिपिड। ओके, और राइबोसोम होने के कारण ये क्या बनाता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम होने के कारण जो यहाँ पर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है ये बनाता है प्रोटीन। ओके, ये जो फोल्डेड आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, जो ये ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। ओके, ये सिस्टर्ने होते हैं और सिस्टर्ने के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा। आगे हम यहाँ पर देखेंगे इसके टाइप्स की, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो रहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, फ्लैटेड सैक होते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। ओके, और इसका फंक्शन क्या होगा, राइबोसोम होने के कारण ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो राइबोसोम जो रहते हैं, ओके, तो राइबोसोम यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ओके, अब्सेंट रहेंगे। यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसका होता है। अगर आप इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को ये क्या कर देती है, किल कर देगी, उस हमारी बॉडी को कोई भी टॉक्सिसिटी होने से बचाती है। आगे हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन रहेगा, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, डिटॉक्सिफिकेशन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ओके, और कैल्शियम स्टोरेज। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल फेजेस ऑफ सेल साइकिल G1, S, G2 और M। तो सेल साइकिल की हम सारी फेजेस यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल ग्रो, replicate its DNA and divides into two daughter cell। एक जो सेल रहती है वो क्या करती है, डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल की ग्रोथ होती है, सेल रेप्लिकेट करती है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो रेप्लिकेट करेगा और फिर दो डॉटर सेल के अंदर सेल डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दो
फेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट होता है इंटरफेस। इंटरफेस जो रहेगा ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। ये वाला कंप्लीट जो क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक है, ये पूरा मैंने कवर किया है यूट्यूब पर, पूरा आपको मिल जाएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर। तो पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। पूरा सिस्टमेटिक, पूरा डिटेल में आपको वहाँ पर कवर किया है मैंने। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरफेस जो होती है लॉन्गेस्ट फेज होता है, 90% पार्ट कवर करता है। एम फेज जो होता है इससे हम कहते हैं माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो रहेगा इससे आप यहाँ पर, इसके अंदर अलग अलग सब फेजेस होती है। जैसे सबसे फर्स्ट होती है G1 फेज, सेकेंड होती है एस फेज और नेक्स्ट होती है थर्ड G2 फेज। जो G1 फेज होता है यहाँ पर होता है सेल ग्रोथ करती है, ओके, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, दो डॉटर सेल बनाना है, तो उसके लिए ये यहाँ पर प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे एस फेज, इसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे G2 फेज। G2 फेज के अंदर यहाँ पर होगा प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए सेल पूरी तरह से कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाती है और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, अगर एम फेज की बात करते हैं, माइटोटिक फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेप्स होती हैं। जिससे आप देखेंगे माइटोसिस के अंदर प्रोफेज होता है, ओके। तो प्रोफेज के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये एक सेल रहती है, तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये यहाँ पर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसको डबल होना है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, वहाँ पर स्पेस कम है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाती है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, डिसअपियर हो जाती है, ओके। और जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम यहाँ से कंडेंस होने लग जाते हैं, ओके, कंडेंस होने लग जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ से स्टेप आती है मेटाफेज। ये यहाँ पर आपने देखा प्रोफेज होता है, नेक्स्ट रहेगा मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर यहाँ पर होता है कि जो क्रोमोसोम रहेंगे ये यहाँ पर सेंटर में एक लाइन होती है जिसे आप कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पर सारे क्रोमोसोम लाइन हो जाते हैं, यहाँ पर आकर एक अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, ओके। तो यहाँ पर ये है क्रोमोसोम, ओके। तो क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर आएगा एनाफेज, ओके। तो एनाफेज के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, एनाफेज के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है, देखो यहाँ से क्या होता है कि जो सेंट्रल्स होते हैं, सेंट्रल्स मूव करने लग जाते हैं पोल्स की डायरेक्शन में। यहाँ से स्टार्टिंग से होते हैं पोल्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, सेंट्रियोल्स पोल्स पर, ओके। यहाँ पर ये होते हैं सेंट्रियोल्स, ओके। इसका कंप्लीट वीडियो आप एक बार जाकर देखना, बहुत अच्छे से मैंने पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और आपको एक बार वहाँ पर जाकर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, आपको यहाँ पर शायद इजीली समझ में ना आए, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंट्रल्स होते हैं यहाँ पर पोल्स के डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पर जो क्रोमोसोम होते हैं, ओके, इस तरह से। अभी यहाँ से ये जो सेंट्रल होते हैं ये बनाने लग जाते हैं स्पिंडल फाइबर, ओके। स्पिंडल फाइबर यहाँ से बनाएंगे, अब ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये अटैच हो जाते हैं यहाँ से क्रोमोसोम से, और ये क्रोमोसोम से जाकर अटैच होने के बाद में इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। जैसे ये इसको खींचेंगे तो इससे क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड होते हैं ये पोल्स की तरफ चली जाती हैं, ओके, इस तरह से। तो टीलोफेज आ जाती है। टीलोफेज के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो रहता है अब साइटोकाइनेसिस होगा, ओके। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस यहाँ पर पहले बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो सेल होती है, दो न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसके जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पर है। अब धीरे से क्या होगा कि साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड होता है, ओके।
और पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो जाती है, 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन जाती हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, पूरा सेल साइकिल आपने देखा। अब इसके बाद में रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे एपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है। केवल अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केवल आपको एपोप्टोसिस बताना है या फिर नेक्रोसिस बताना है, या फिर दोनों को यहाँ पर हमने डिफरेंस के फॉर्म में किया है, ताकि दोनों भी अगर आ जाए, अलग से भी आ जाए तो आप कर पाएँ, डिफरेंस के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस में यहाँ पर इसके फीचर हम देखेंगे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो एपोप्टोसिस होता है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, लेकिन जो नेक्रोसिस होता है ये अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉजेस इसके देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जेनेटिक रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसके अंदर चलती रहती है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नेक्रोसिस होता है ये किसी भी इंजुरी के कारण होगा, इन्फेक्शन के कारण होता है, या भी कोई टॉक्सिन्स होते हैं उसके कारण हो जाता है। अगर हम गिर जाते हैं, हमको लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण जो सेल डेथ होती है उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस में जो हमारी कंटिन्यू सेल बन रही है और सेल की डेथ होती है, तो उसके अंदर वहाँ पर क्या होता है, जो सेल डेथ होती है उससे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। इसके अंदर हमको कोई पेन नहीं होता है, कोई हमको रेडनेस नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका नेचर, हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एपोप्टोसिस कैसी होती है, पहले से ऑर्गेनाइज होती है और कंट्रोल फॉर्म में होती है। लेकिन जो नेक्रोसिस होती है कैसी होती है, अनप्रोग्राम्ड होती है। ओके, और ये कैसी होती है, अनकंट्रोल रहेगी और डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब पहले से ऑर्गेनाइज नहीं करी होती है, अचानक से सडनली हम कहीं गिर गए तो लग जाती है हमको, तो सेल की डेथ हो जाती है, तो ये अनकंट्रोल सेल डेथ होती है। अगर आप बात करेंगे यहाँ से एनर्जी की, तो एनर्जी डेवलपमेंट होता है एपोप्टोसिस में, लेकिन नेक्रोसिस में नहीं होता है। ओके, यहाँ पर एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है ये। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि सेल के साइज की बात करेंगे, तो यहाँ पर सेल पहले क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, सेल श्रिंक होती है और फिर सेल की डेथ होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, नेक्रोसिस के अंदर सेल स्वेल हो जाती है, सेल यहाँ पर फूल जाएगी, स्वेलिंग आ जाती है। ओके, स्वेलिंग आने के कारण क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। ओके, और पेन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस जो रहता है इसके अंदर क्रोमेटिन जो रहते हैं पहले कंडेंस होते हैं। ओके, और फिर यहाँ से क्या हो जाती है, सेल की डेथ होती है। लेकिन जो यहाँ पर नेक्रोसिस होता है वहाँ पर न्यूक्लियर ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियस एकदम से टूट जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप बात करेंगे इन्फ्लामेशन की, तो इन्फ्लामेशन इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आप बात करेंगे कि इफेक्ट ऑन नियर बाय सेल, के आसपास की सेल पर भी कोई इफेक्ट होगा क्या। तो जो एपोप्टोसिस होता है वहाँ पर आसपास की सेल डैमेज नहीं होती है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर वहाँ पर आसपास की जो सेल होती है वो सभी डैमेज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आप बात करेंगे फेगोसाइटोसिस की, तो इसके अंदर जल्दी से फेगोसाइटोसिस होगा और जो खराब सेल रहती है वो सारी रिमूव कर दी जाती है जल्दी। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि नेक्रोसिस के अंदर, तो वहाँ पर डिलेड हो जाता है, लेट हो जाता है रिमूव करने में, इसीलिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल की, तो एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अगर आप बात करेंगे कि फिंगर का, अगर हैंड का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो बीच की जो सेल है इसकी भी यहाँ पर डेथ होना ज़रूरी है, तभी तो यहाँ पर बीच में स्पेस होगी। ओके, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेक्रोसिस जब होता है, जब बर्न हो जाता है, जल जाते हैं, इंजुरी हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा, इसका भी कंप्लीट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ में पूरा बताया है, आप इसको भी जाकर आप यूट्यूब के मेरे चैनल पर आप जाकर देखिएगा। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सप्लेन सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने 12th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर आता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये पूरा प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा के अंदर। तो हम देखेंगे द सेंट्रल डोग्मा एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से फ्लो होती है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर रेप्लिकेशन की,
तो रेप्लिकेशन जो रहता है यहाँ पर क्या होता है, डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है, और ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए से आरएनए, और रेप्लिकेशन में होगा डीएनए से डीएनए बनेगा। ओके, अगर आप रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल डिवीजन के पहले होता है, ओके, और ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रेप्लिकेशन की कि ये क्या करता है, इंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी, जेनेटिक मटेरियल को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये क्या होता है, इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, ओके, और ट्रांसलेशन के अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे टीआरएनए, आरआरएनए और अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें आपस में मिलकर ही प्रोटीन सिंथेसिस करती है। और जो रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इन पर पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको मिलेगा पार्ट 2 के अंदर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन जीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का जीन जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके फीचर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे, प्रोकैरियोटिक का सिंपल होता है और यूकैरियोटिक का कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके कोडिंग सीक्वेंस की, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आप देखेंगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं यहाँ पर इंट्रोन्स नहीं होते हैं। ओके, इंट्रोन जो रहते हैं वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर यूकैरियोट्स के अंदर तो डिसकंटिन्यू होता है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रोन से फिर एक्सोन है, फिर इंट्रोन से फिर एक्सोन है, इसी कारण से इसका जो पूरा कोडिंग सीक्वेंस रहता है वो कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करेंगे इंट्रॉन्स की, जो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ओके, तो ये इंट्रॉन्स इसके अंदर अब्सेंट रहेंगे, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और एक्सोन जो रहते हैं वो क्लियरली सेपरेट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं एक्सोन्स। ओके, अगर आप प्रमोटर रीजन की बात करेंगे तो इसका जो प्रोकैरियोटिक जो जीन्स होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि -10 रीजन होता है, -35 रीजन होता है। हाँ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि -10 पर कौन सा सीक्वेंस होता है और -35 रीजन पर कौन सा सीक्वेंस होता है, आपको सबको कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको मेरे वीडियो जाकर देखना है, आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद में आपको कमेंट करना है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखेंगे यूकैरियोटिक जीन की अगर आप बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स होता है इसका प्रमोटर रीजन, इसके अंदर TA बॉक्स होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये होता है -25 रीजन पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है इन्हांसर भी होता है और साइलेंसर भी होते हैं। इन्हांसर क्या करता है, प्रोसेस को फास्ट करवाने में हेल्प करता है, और साइलेंसर क्या करवा देता है, उसको प्रोसेस को स्टॉप करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे RNA प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर आप होते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीन होते हैं यहाँ पर मिनिमल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो RNA बनेगा तो RNA के अंदर स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, उसको आपको कट करके बाहर निकालना पड़ता है, तो वो प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग की। नेक्स्ट होता है कैपिंग, तो इसका जो RNA होता है वहाँ पर हम 5 प्राइम एंड पर करते हैं, कैपिंग करते हैं। ओके, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हम क्या कर देते हैं, इसकी कैपिंग कर देते हैं, और टेलिंग हम करते हैं RNA के 3 प्राइम एंड पर, जो करते हैं हम पॉली AAA, पॉली एडेनिन 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 की पूरी चेन से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसकी टेलिंग कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ऑपेरेंट सिस्टम, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक ऑपेरॉन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अब्सेंट होता है। तो इस तरह से हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। आगे हम पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यही सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 इन सभी को कंबाइन करके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।